ठीक है भाई। तो जब आपने देखा इसको कैलकुलेट किया तो ये जो टी 99.9% है ये कितना आ गया 10 टी हाफ। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से K1 का मान निकालते और K1 के मान को यहाँ रख देते तो भी आंसर कितना आता, टी 99% कितना आता 10 टी हाफ ही आता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप एक बार करके देखना, सीधा से, ठीक है। अब हाँ, यही क्वेश्चन जो था ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया था, पेपर उठा के चेक कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का इस फर्स्ट ऑर्डर का, फिर इसको ख़त्म करते हैं। देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, कितने 4 हो गए थे, 5 क्वेश्चन खूब है। क्वेश्चन लिखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% और 90%, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% व 90% पूरा होने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करो। 99% एंड 90%, वही लिख लो, वह 90% पूरा होने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले वही काम करना अपने को, तो ए पी टी इज इक्वल टू 0 पे प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी गई, कितनी मानेंगे 100। अब बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट की 0। अब टी बराबर जो भी टाइम देगा उस पर, वो तो आपने ज्ञात ही करना है। कौन सा टाइम दे रहा है, 99% ही बोल रहे हैं, 99% फाइंड करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो रही है, 99%। तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस 99 कितना बचेगा, 1। और दूसरी हमारी जो रिएक्शन कंडीशन है वो सेम है, ए टू पी, वही टी बराबर 0 पे कितना माना 100, इधर 0। अभी क्या कह रहा है, टी इज इक्वल टू कितने पे 90 पे, सॉरी टी 90% पहुँच रहे, वो भी टाइम अपने को फाइंड करना है। तो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो रही है 90%, ये कितना बचेगा 100 माइनस 90, ठीक है। रखो यहाँ से टी 99% इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1, लोग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और A माइनस एक्स वाली कितनी आएगी 1। 100 में से 99 माइनस करो कितना आएगा 1। लोग 100 की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। लिख रहा हूँ मैं, लोग 100 बराबर कितना आएगा 2। तो मैंने कहा था ना, जिसके पास जितने जीरो होते हैं वही क्या होता है, लोग का मान होता है। तो टी 99% इज इक्वल टू 2.303 बटे K1 इंटू 2, ये करो और इसको समीकरण 1 कह दो। दूसरा चलो उधर सेम कहानी है, टी 90% बराबर आ जाओ 2.303 बटे K1 लोग A कितना है 100, A माइनस एक्स कितना आएगा 10। क्यों, क्योंकि 100 में से 90 जाएगा कितना बचेगा 10, और ये 1 0 से 0 मरा। बताओ लोग 10 का मान कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू तो आ गई 1। तो हमारे पास कितना आया, टी 90% कितना आ गया 2.303 बटे K1। इसको समीकरण नाम दे दो 2। बस आगे लास्ट स्टेज पे समीकरण 1 में भाग लगा दो, किसका, समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 क्या थी, टी 99% बटे टी 90%।
दिख रहा है? ठीक है, देखो इज इक्वल टू क्या आया था 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई K1। ये तो ऊपर वाली गाय है, अब नीचे वाली के रखोगे तो उल्टा कर दो उसको, K1 ओवर 2.303 मार दो सबको, K1 से K1 मरा, 2.303 से 2.303 मरा, बोलो क्या आएगा? T99% ओवर T90% इज इक्वल टू कितना आया? 2। ये आपका क्या गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि T99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90%। कहने का मतलब ये है कि जो सेम प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो 99% पूरा हो रही है, वो 90% पूरा होने के जो वाली जो अभिक्रिया है उससे 2 गुना ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है ना? 99% पूरा होने वाली जो अभिक्रिया है वो 2 गुनी है किससे? 90% पूरा होने वाली अभिक्रिया से। तो ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है भाई, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हिसाब से या फिर आरपीएससी के हिसाब से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी A to Z सारा पढ़ लिया है। आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाने वाला, जितने ग्राफ बन सकते थे सारे बना लिए हैं। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तब तक आप इसको उतार लो। ठीक है? ठीक है, तो हमने क्या किया था, अभी जो फर्स्ट ऑर्डर थी उसके सारे न्यूमेरिकल ख़त्म कर लिए थे। अब हम आगे चलते हैं और सेकंड ऑर्डर पढ़ते हैं। देखो अब अगली हमारी जो हेडिंग है वो आप डाल सकते हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें परिभाषा लिखनी होती है, तो वही जो हम पहले से लिखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का जो योग होता है उसको वैसे कोटि बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता पदों के जो घात होती है, अगर वो 2 होती है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग
अगर अभिकारकों की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब जैसे कि हम पहले से करते आए हैं, अब अपना अगला कदम क्या होगा, इसका गणितीय रूप। तो अब हमें इसकी डेरिवेशन की तरफ चलना है, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे पढ़ते चल गए हैं, ठीक है। गणितीय रूप तो देखो, अब यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं, इसका गणितीय रूप दो प्रकार से बनता है। यहाँ पे दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। पहला मैं देखो क्या ले रहा हूँ, एक बार केस 1 ले रहा हूँ। केस 1 में क्या ले रहा हूँ, जब दोनों अभिकारक समान हो। ध्यान रखना, पहला केस क्या है, जब दोनों अभिकारक समान हो। तो देखो ऐसा क्या हो सकता है, ये रहा, हम एक ही प्रकार का जो आपके पास अभिकारक है उसी के दो अणु ले लेते हैं, 2A, ठीक है। इतनी देर पीछे क्या लेके आ रहे थे, ओनली A लेते थे, और ये क्या हो गया P। अब जैसा कि पहले से करते हैं, प्रारंभ में क्या होता है, T = 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मांगोगे, A0, इसकी 0 प्रारंभिक सांद्रता। अब कोई समय हुआ T = समय T सेकंड पर, ठीक है। आप क्या कहोगे कि इसमें से कितना चला गया, x चला गया, तो ये क्या कहोगे आप, ये कितना बचेगा, A0 - x, और ये कितना बनेगा, x, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, तो वही काम वेग नियम के अनुसार, ठीक है भाई। क्या कहते हैं वेग नियम, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिकारक ये रहा A, इसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अब हम क्यों क्या कर रहे हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो जो अभिक्रिया का वेग है अब अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया घात 2 लगा दिया। अब होगा क्या, आप वेग को क्या लिख सकते हो, dx/dt लिख सकते हो, ठीक है भाई। और समानुपाती मैंने क्या कहा था, इस एक जगह अपने को क्या रखना होता है, इसकी जो t समय पे सांद्रता होती है उसको रखना होता है। तो आपने रख दिया A0 - x का स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, समानुपाती को उठाएंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे और उसको क्या कहते हैं, समानुपाती स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक। तो जैसे हमने इसको उठाया, अपने पास आ गया dx/dt = k। अब क्योंकि हम द्वितीय कोटि पढ़ रहे हैं इसलिए इसको क्या कर दोगे, k2, क्या बचेगा आगे, A0 - x का स्क्वायर। अब देखो आप इसको समीकरण 1 कह सकते हो, क्योंकि ये जो समीकरण है ये अपने पास ये अवकलन करने के बाद में आई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवकलित वेग समीकरण। ये क्या है, अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है भाई। अब आपको अच्छे से पता है कि अब हमारा अगला कदम क्या होने वाला है। मैंने क्या कहा था कि इस केक के पास में जो भी होगा उसको उठा के हम नीचे लेके आएंगे और dt को उठा के उधर लेके जाएंगे। तो कर लो, आगे चलते हैं। तो मैं देखा dx/A0 - x, इसका स्क्वायर, इसको जो निचले और आगे क्या उधर चला गया, ये k2 पहले से था और ये dt उधर चला गया। अब क्या करेंगे बताओ, वेरी गुड, क्या करते हैं, इस समीकरण का समाकलन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस समीकरण का समाकलन करने पर, ठीक है। तो आपने समाकलन किया तो ये समाकलन का निशान लग गया, क्या आएगा इधर, 1/A0 - x का स्क्वायर dx = k2 कॉन्स्टेंट है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dt, ठीक है। ये मैंने इसको समाकलन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया।
अब देखो, पीछे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था कि 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अगर dx होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, ln x लिख देते हैं। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, तो हम इसको ln x या और कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला डिफाइन यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आसान सा तरीके में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखो भाई, मैंने क्या किया, जो अपना a0 माइनस एक्स का स्क्वायर है ये भाग में हम इसको ऊपर ले गए, गुणा में ले गए, तो क्या हुआ, ये हो गया a0 माइनस एक्स, इसकी पावर -2 हो गई। अब सबको पता है, पीछे अपने सोल्व भी किया था, इसको प्रूफ भी किया था। और ये dx, आगे क्या आएगा k2 और ये dt। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, जब भी फॉर्मूला लगेगा मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ठीक है। x की पावर n dx के समाकलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास x की पावर n+1 बटे n+1। याद रखना इस फॉर्मूले को अच्छे से, ठीक है भाई। ये सूत्र है किसका, x की पावर n का समाकलन अगर आप करते हो तो लिखोगे आप उसको x की पावर n+1 बटे n+1। यहाँ पे मैं इस पूरे को x मान रहा हूँ, a0 माइनस एक्स को क्या मान रहा हूँ, पूरे को x मान रहा हूँ, और उसकी पावर कितनी है -2, तो x की पावर n dx आपको फॉर्मूला मिल गया। तो आप इसको सोल्व करके क्या लिख दोगे, a0 माइनस एक्स की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, ये लिखोगे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पुट किया, तो x के लिए तो क्या रख दिया, a0 माइनस x, ठीक है। अब देखो, इसकी पावर पहले से कितनी थी, -2, फॉर्मूले के रूप में लिखोगे तो आगे +1 बटे -2 और +1। ये तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है, इज इक्वल टू k2 dt का क्या हो जाएगा, d हट जाएगा और t, ठीक है। और प्लस का क्या लगाएंगे, c, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या नहीं दी गई है, लिमिट नहीं दी गई है। अगर आपको लिमिट नहीं दी जाती तो समाकलन पूरा होने के बाद में एक स्थिरांक लगाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, समाकलन स्थिरांक। इसको कह दो समीकरण 2, ठीक है। यहाँ सी क्या है आपको पता है अच्छे से, समाकलन स्थिरांक। और आपको ये भी पता है कि हमने इसको लगाने को तो लगा दिया, लेकिन ये अब हमारे कोई काम का ये नहीं है, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो एक बार इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हो। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। देखो, थोड़ा सा साइड में सोल्व कर रहा हूँ। आपके पास आया x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, यही आया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बताओ, x की पावर -1 बटे -1। अब ये जो माइनस, इसको तो ऊपर ले जाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस x की पावर -1 को नीचे लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये x की पावर +1 बन जाएगा, और ये माइनस ये रहा आपका, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया, -1/x मिल गया, ठीक है भाई। चलो इसको 2 समीकरण बाद में देंगे, पहले इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वही हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, -1/a0 माइनस x, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर कितनी आएगी, -1, नीचे लेगा तो पावर कितनी आ जाएगी, +1। अब यहाँ माइनस आ गया क्योंकि ये रहा था माइनस था, लेकिन ध्यान रखना, जैसे पीछे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, पहले समाकलन किया था, फिर उसी का क्या किया था, अवकलन किया था। अरे याद करो, ln हमने क्या किया था, 1/a - x को क्या लिखा था, ln x, और फिर उस ln x का फिर से डिफ्रेंशिएशन किया था, अवकलन किया था, और फिर a का तो 0 किया था, और x का क्या किया था, -1, क्योंकि वो -x था। तो सेम चीज़ यहाँ करेंगे। अब ये तो कर दिया, अब इसका क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे। तो a0 का तो क्या हो जाएगा, 0, और -x का कितना हो जाएगा, -1। तो वो माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस।
तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज करते हैं और फिर लास्ट में आंसर का इंतजार ही करते रह जाते हैं, आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ये प्लस क्यों हुआ आपको पता लग गया होगा। एक माइनस यहाँ से आया और दूसरा माइनस कब आया, जब हम इसका फिर से अवकलन करेंगे तब। माइनस एक्स का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। एक ए नोट का हो जाएगा 0, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आगे क्या आया, इज इक्वल टू K2T प्लस C। आप इसको कह सकते हो समीकरण 2, इसी को कह सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो इसके आगे हमारा काम क्या होता है, इसी को हटाना है। और उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जब t बराबर 0 हो या फिर t बराबर 0 पर आप लिख सकते हो t बराबर 0 पर x बराबर 0 अतः समीकरण 2 से। अब ये दोनों जो चीज़ इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो रखो a0 x के क्या रखोगे 0 इज इक्वल टू K2 t के क्या रखोगे 0 प्लस का c। तो ये तो हो गया आपका पूरा 0। तो c इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/a0। तो यहाँ से आपके पास आ गया c इज इक्वल टू 1/a0। c का मान मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से c का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है, फिर c यहाँ से हट जाएगा। तो अब हम लिख रहे हैं c का ये मान समीकरण 2 में रखने पर रखो 1/a0 माइनस x इज इक्वल टू K2T और c की जगह क्या रख दोगे प्लस का 1/a0। ठीक है भाई, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। अब हमें आपको पता है कि हम बार बार वही काम करते आ रहे हैं, जो वेरिएबल है उनको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से पक्षांतरण करेंगे, इस 1/a0 को अपन उधर ले जाएंगे, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया यहाँ पे पक्षांतरण करने पर, या आप ये कह सकते हो पुनर्विन्यासित करने पर, रीअरेंज करने पर। ठीक है, पक्षांतरण करने पर तो क्या होगा 1/a0 माइनस x आपका पहले से था, और ये 1/a0 इधर प्लस का है, बराबर किधर रहेगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 1/a0 इज इक्वल टू क्या आएगा K2T। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, वेरी गुड। आप चाहो तो इसको भी क्या कह सकते हो, समाकलित वेग समीकरण इसको कह सकते हो। मैं इसको कह रहा हूँ समीकरण 3। ठीक है, अब देखो दूसरा काम क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से देखो एलसीएम ले सकते हैं या लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम लेके इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखो आगे। ठीक है, तो ये मैं आगे लिख रहा हूँ। जब हम दोनों को एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, दोनों एक साथ एलसीएम आ जाएगी। तो आपने एलसीएम ले लिया a0 इंटू a0 माइनस x ले लिया एलसीएम। ठीक है, तो इस पूरे में आप पहले वाले का भाग लगाओगे a0 माइनस x का, तो ये वाला a0 माइनस x इस वाले a0 माइनस x से कट जाएगा, क्या बचेगा a0 बचेगा। और इस a0 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे ओनली a0 ही आएगा। ठीक है, ये माइनस है, मैंने लगा दिया माइनस। अब देखो आप इस पूरी टर्म में किसका भाग लगाओगे a0 का भाग लगाओगे, तो a0 से तो a0 कट जाएगा, क्या बचेगा a0 माइनस x बचेगा। और इस a0 माइनस x को हम जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, वही a0 माइनस x ही आने वाला है, a0 माइनस x। और बराबर के उधर क्या है वो तो एज इट इज़ रहेगा K2T, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो ये a0, ठीक है भाई,
और ये देखो खोल के लिख रहा हूँ मैं आगे, ये ए नॉट माइनस प्लस, ये तो माइनस का है और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर से ये ए नॉट और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और नीचे क्या आ रहा है ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है के टू टी। ठीक है भाई, तो देखो ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स ओवर ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी। एक फॉर्म तो इसकी हो गई ये, या फिर आप कह सकते हो के टू इज इक्वल टू 1/t डॉट एक्स ओवर ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स। ये समीकरण आ गई। आप दोनों को मिला के कंबाइनली समीकरण 4 कह सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये जो समीकरण थी इसका अपने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके यहाँ आ गए। जब आप ग्राफ बनाओगे तो इस समीकरण का भी यूज होगा और इस समीकरण का भी क्या होगा यूज होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 3 व 4 क्या है, बोलो क्या है, क्योंकि समाकलन करने के बाद में आई है तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 व 4 समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है भाई, देखो अब एक बार इसको दोबारा से मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर पॉइंटों को भी यहाँ ध्यान से पढ़ते चलेंगे। जो सेकंड ऑर्डर आप पढ़ते हो उसमें आपको 2 केस लेके चलने हैं। पहले तो क्या कि आपके पास दोनों अभिकारक जो हैं वो सेम ही हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, जैसे ए हो गए दोनों, ठीक है, आप a प्लस ए लिख लो, a प्लस ए का मतलब क्या होगा 2a ही होगा। ठीक है भाई, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, प्रोडक्ट की 0, टी समय पे हमने मान लिया कि इसमें से कितना चला गया x चला गया, तो ये कितना बनेगा x बनेगा। ठीक है, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम क्या कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये अभिकारक हो गया, इसकी सांद्रता हो गई, और कोटि की बात, हाँ वेग जो है ये जो सांद्रता का गुणनफल है इसके घातांक के समानुपाती होता है। तो ठीक है, ये लगा दिया। अब वेग को हम dx अपॉन dt लिख सकते हैं समानुपाती, यहाँ पे t समय पे सांद्रता लिख दी इस अभिकारक की। अब देखो समानुपाती को उठाया तो एक इस तरह लगाया k, तो क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो k को क्या कर देंगे k2, आगे आ जाएगा a नॉट माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब ये जो समीकरण आई है ये अवकलन करने के बाद में आई है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, अवकलित वेग समीकरण इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, आगे हमारा एक ही काम है कि इस k के पास में जो भी है उसको उठा के तो इधर dx के नीचे ले आओ, और जो dt है उसको उठा के उधर k2 के पास ले जाओ। तो हमने ले गए तो हमारे पास आ गया ये वाला। इसके बाद में हमारा अगला कदम हमेशा एक ही रहा है कि जो भी आपको मिला उसका क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो हमने इसका कर दिया समाकलन। अब मैंने कहा था कि 1/x का तो समाकलन होता है ln x, लेकिन 1/x² के समाकलन का कोई फॉर्मूला डिफाइन नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। जो 1a नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर नीचे था, अब हम इसको उठा के कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, तो पावर क्या हो गई माइनस में हो गई, और ये dx। तो अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। अगर x की पावर n dx का आप समाकलन करोगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा x की पावर n+1 बटे n+1। अब यहाँ पे जो x है हमारे पास वो पूरा क्या है a नॉट माइनस एक्स को ही मैंने क्या माना है x माना है। तो फॉर्मूले के अनुसार सोल्व करते जाओ। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, देखो a नॉट माइनस एक्स रख दिया, इस x की जगह क्या रख दिया a नॉट माइनस एक्स, इसकी पावर n, फॉर्मूले में देखो क्वेश्चन में देखो पावर कितनी है माइनस की 2, तो लग दिया माइनस का 2। तो फॉर्मूले के अनुसार +1 तो कर दिया +1, फिर नीचे n+1, n का मान कितना है माइनस का 2 +1, तो लिख दिया माइनस का 2 +1। आगे आपका k2t प्लस का c। क्यों c क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इतना तो कर दिया, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो भाई, तो नीचे माइनस का 2 +1 कितना बचेगा -1, ऊपर देखो पावर माइनस का 2 +1 कितना बचेगा -1। तो जब हमने इसको खोल के लिखा तो हमारे पास आया -a नॉट माइनस एक्स।
ठीक है, क्या है -1/a0 - अब हमें पता है जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था वैसा ही यहाँ भी आपको याद रखना है अच्छे से कि जब समाकलन करने के बाद में जो चीज़ आएगी उसका फिर से क्या करना है, अवकलन करना है। तो क्या होगा, इस a0 का अवकलन तो क्या होगा 0, ठीक है, x के सापेक्ष, और ये जो x है इसका कितना हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि ये x किसका है, -x है, इसलिए इसका जब अवकलन करोगे आप d/dx करोगे, d/dx a0 - x का करोगे तो a तो कांस्टेंट है, इसका तो क्या हो जाएगा 0, और -x का देखो x से तो x कट जाएगा, मतलब dx/dx हो जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा तो क्या बचेगा इसका -1। तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस यहाँ से आ गया, तो ये क्या हो गया प्लस, ठीक है। आगे क्या गया k2t + c। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो c आया है उसको हमें हटाना है, तो उसको हटाने के लिए हमेशा एक ही बात कही है कि जब t = 0 होता है उस टाइम पे आपको x बराबर भी क्या होता है 0, और यही कंडीशन आपको इसमें रखनी है। तो जैसे हमने रखा x की जगह रख दिया 0 और t की जगह भी रख दिया 0, तो a में से 0 जाएगा, क्या बचेगा a ही बचेगा, और ये सारा हो गया 0। c का मान कितना आ गया 1/a0। अब जब c का मान आ ही गया तो इसको उठा के रख दो समीकरण 2 में। जब रखा तो 1/a0 - x बराबर k2t एज इट इज़, c की जगह क्या रख दिया 1/a0 रख दिया। अब यह तो आप कह सकते हो ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इस समीकरण को पुनर्विन्यासित करने पे, या आप कह सकते हो पक्षांतरण करने पे। हमारा मतलब यह है कि हम इस 1/a0 को उठा के इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। तो 1/a0 जो x था इसको उठा के इधर ले आए, माइनस का 1/a0 हो गया, इज इक्वल टू k2t आपका इधर बच ही रहा है। अब एक तो ये जो इक्वेशन है ये भी हमारे बहुत यूज में आने वाली है, और हमने इसका दूसरी फॉर्म बनाई तो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये a0 - x आ गया। जब इसको सोल्व किया तो आपके पास आया x/a0 × a0 - x। ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे या फिर और कुछ भी देख लो हाफ लाइफ के लिए। या फिर हमने क्या किया, इस t को अपन डिवाइड में लिया है, तो k2 = 1/t x/a0 × a0 - x हो जाएगा। तो इसको क्या कह दिया हमने, ये दोनों ही फॉर्म जो है, ये 4 नंबर और ये 3 नंबर, दोनों ही क्या है आपकी समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है भाई। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा 1-2 पॉइंटों की बात कर लेते हैं अपन, कि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे अपन आगे द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के लक्षण, तो 1-2 यहाँ से समझ लेते हैं। शून्य कोटि का वेग क्या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्योंकि वेग में जो अभिकारकों की सांद्रता है वो तो आ ही नहीं रही थी शून्य कोटि के में। अरे पावर 0 था, पावर 0 का मतलब क्या था 1, इसका मतलब उसमें सांद्रता ही नहीं आ रही थी। हाँ, प्रथम कोटि में जो सांद्रता आ रही थी वो वेग की क्या थी, समानुपाती थी। सेम का नहीं है, द्वितीय कोटि में जो सांद्रता आ रही है वो वेग की क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ भी आप कह सकते हो एक पॉइंट तो ये हो गया कि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, ये कह सकते हो। अब एक चीज़ देखो, कई बार ये पूछा जाता है कि बताओ एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता को 2 गुना जब आप करते हो तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। क्या कहता है, अभिकारकों की सांद्रता को जब आप 2 गुना करते हो तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो बताओ वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। तो देखो भाई, आपके पास ये वेग है बराबर k2, अभिकारकों की सांद्रता पहले क्या थी, a थी और उसका स्क्वायर था, यही था। अब हमने क्या किया, अभिकारकों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, ये k2 इसके जगह क्या लिख दिया 2 गुना लिख दिया, 2a कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब बताओ 2a का स्क्वायर क्या आएगा 4a²। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, k2 और ये a², ठीक है। तो देखो पहले आपका क्या था, वेग बराबर k2 a², ये तो आपको पहले भी मिल रहा है, ये रहा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब हम अभिकारकों की सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो है वो कितना गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये कौन सी कोटि के लिए होता है बताओ, ऐसा बताओ। वेरी गुड, किसके लिए होता है, द्वितीय कोटि के लिए। देखो मैं एक में बता रहा हूँ, एक चीज़ और देखो, आप अगर ये कह दे कि आप एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो लेकिन अभिक्रिया के वेग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो बताओ अभिक्रिया कौन सी कोटि की है।
फिर से रिपीट करता हूँ। हम कह रहे हैं कि एक कोई अभिक्रिया है जिसमें हमने अभिकारकों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बताओ वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी? वेरी गुड, कौन सी कोटि की होगी? शून्य कोटि की। क्यों? क्योंकि हमने शून्य कोटि में क्या पढ़ा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। आप 50 गुना बढ़ाओ, 100 गुना बढ़ाओ, 2 गुना बढ़ाओ, कितना ही बढ़ाओ, उस पे अभिक्रिया का तो वेग निर्भर ही नहीं करता। तो देखो कई बार क्या होता है, जब आप कोई भी एग्जाम देते हो, नीट की एग्जाम हो गई, यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो गई, उसमें क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, ऐसे केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन देता है वो आपको। एक तरफ तो दे देगा कंसंट्रेशन, एक तरफ दे देगा वेग, ठीक है, एक तरफ तो देगा सांद्रता, दूसरी तरफ क्या देगा? वेग। तो आपको पहले सांद्रता लिखेगा, जैसे मान लो यहाँ पे सांद्रता लिख दी x, वेग लिख दिया a, फिर लिख दी सांद्रता y, वेग लिख दिया b, फिर लिख दी सांद्रता z और वेग लिख दिया c। ये 3 लिख देगा और बोलेगा कि अभिक्रिया की कोटि बताओ, या फिर ये कहेगा कि बताओ जो पॉसिबल वेग समीकरण है वो बताओ क्या होगा, और ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमें इस क्वेश्चन में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ओनली थ्योरेटिकल कैसे सोल्व करते हैं देखो। आप देखो, मैंने कहा था ना, इधर तो मान लो आप वेग मान लो और यहाँ मान लो आप सांद्रता, ठीक है। जब सांद्रता आपके पास a थी उस समय वेग क्या था? x था। अब हमने क्या किया, इसको कर दिया 2a और इसको कर दिया 4a, ठीक है। तो ये हो गया y और ये हो गया z। अब देखो बताओ अभी क्या बोलेगा कौन सी कोटि की है। तो हमने देखा जब सांद्रता a है तो वेग क्या है? x है, कोई बात नहीं। आगे देखो, ये लो यहाँ पे मैंने 2y कर दिया और ये मैंने कर दिया इसको आप जेड ही रहने दो। देखो जब सांद्रता a थी उस समय वेग क्या था? x। आगे देखो दूसरे में सांद्रता क्या हो गई? 2 गुनी हो गई, ठीक है। सांद्रता क्या हो गई? 2 गुनी। तो देखो वेग भी क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। 2x या 2y जो भी है उसको जस्ट डबल करके देगा, ठीक है। जब सांद्रता 2 गुनी हो जाती है तो वेग भी 2 गुना हो जाता है। बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी? बताओ बताओ। वेरी गुड, कौन सी होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जो वेग है उसका वो समानुपाती होता है किसके? सांद्रता के, और उसकी घात कितनी होती है? 1। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा? वेग। तो आपने सांद्रता को 2 गुना किया तो वेग भी कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे वो लिख देगा अभिकारक A, अभिकारक B, अभिकारक C। तो अभिकारक A के रेस्पेक्ट में कोटि कितनी आई? फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा देखो, आप ऐसे थ्योरेटिकल सोल्व करते हैं, या तो यहाँ से चले जाओ, ठीक है, या फिर यहाँ से देख लो। सांद्रता 2a थी, आपने कितनी कर दी? 4a, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, सांद्रता को क्या कर दिया? 2 गुना, लेकिन जो वेग है वो चेंज हो गया, ठीक है। सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग आधा हो जाता है। ऐसी कौन सी कोटि हो सकती है बताओ? तो ऐसी तो कोटि हो सकती है आधी कोटि, हाफ ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है कि आप सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो और वेग आधा हो रहा है। जनरली हम क्या कर रहे थे, सांद्रता को 2 गुना करने में वेग 4 गुना हो रहा है, तो वो क्या थी? द्वितीय कोटि की। लेकिन कह रहे हैं जब सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो तो वेग क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, ठीक है। तो देखो आप कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो आपके पास वेग था, वेग बराबर k और ये a था पहले, ठीक है। आपने क्या किया? सांद्रता को 2 गुना कर दिया, ये k और ये 2a कर दिया। तो जो वेग है वो कितना हो रहा है? आधा हो रहा है। इसका मतलब ज़रूर इसकी जो पावर है वो कितनी लगी होगी? आधी। इसका मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो सकती है? अर्ध कोटि की अभिक्रिया हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपन 1-2 एग्जाम्पल लेके ऐसे क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे। जब हम सारी कोटि पढ़ लेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो गणितीय रूप था किसका? केस 1 का, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई।
अब एक बार हम इसका अर्धविकल निकाल लेते हैं। चाहो तो निकाल लो, चाहो तो बाद में एक साथ निकाल लेना, क्योंकि जो दूसरा इसका तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी है। अब एग्जाम में तो कोई सा भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी अर्धविकल कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ क्या करोगे अर्धविकल कैलकुलेट करने के लिए? हाँ, सबको पता था क्या करोगे कि जब t बराबर t की जगह तो क्या रख दोगे, t1/2 रख दोगे, और जो x है उसकी जगह क्या रख दोगे, a0/2। किस में रखोगे, जो आपके पास समाकलित वेग समीकरण आ रही है उसमें आपको ये रखना है। ठीक है, ओके। देखो इतना कर दो, फिर फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ, देखिए क्या आपके पास आ रहा है। एक बार अर्धविकल अपन निकाल लेते हैं। पहले तो आप